अनुपम मित्तल जो कि शार्क टैंक में एक शार्क है, उन्होंने ओला के अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि आज के टाइम पे 500 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर आप एक धंधे के अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो वो कभी भी पूरे लाइफ टाइम में भी 500 करोड़ नहीं हो पाते, और ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से, ना कि एक धंधे में इन्वेस्ट करने से। तो आप में से काफ़ी लोग मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर रीच आउट करते हैं, मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, एंड पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के ऊपर मुझसे सवाल पूछते हैं। बट एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ लगभग हर स्टार्टअप आइडिया में या फिर लगभग हर सवाल में जो आप लोग मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो है सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, या फिर एक सिटी के अंदर एक छोटा सा ग्रोसरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वेल, इन सभी बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉफिटेबली इन बिजनेस को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारे जो बिजनेस हैं वो कभी एक बड़े स्टार्टअप का रूप नहीं ले पाएंगे, एंड उसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जैसे जोमैटो, पेटीएम, ये सारे प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं, और सिर्फ यही स्टार्टअप वीसी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपिटल रेज कर पाते हैं। उसके अलावा आपके जितने भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, फिर चाहे आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी हो, ये सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं। आप अच्छे से घर पर ढेर सारा पैसा लेके जा सकते हैं, एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, बट ये जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो कभी भी एक बड़े स्टार्टअप का रूप नहीं ले पाएंगे। सो कॉल्ड वीसी से ढेर सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे बिजनेसेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्टेप फ्रेमवर्क की बात करूंगा, जिसकी हेल्प से आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एक स्टार्टअप है या फिर एक धंधा है। बिकॉज धंधे को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो, उससे कमा सकते हो, बट उसको आप कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे बिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टार्टअप में और धंधे में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे स्टार्टअप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल रेज कर पाते हैं वेंचर कैपिटल से या फिर इन्वेस्टर से, और कैसे आप अपने आइडिया को चेंज कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है स्केलेबिलिटी, दूसरा है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और तीसरा है मल्टीप्लायर। सबसे पहले समझ लेते हैं स्केलेबिलिटी के बारे में। वेल, आप जितने भी इन टेक स्टार्टअप को जानते हो, फिर चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, स्विगी, जोमैटो, पेटीएम, ये सभी टेक स्टार्टअप काफ़ी हद तक स्केलेबल होते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम के जब 300 मिलियन एक्टिव यूजर थे, सो कॉल्ड 30 करोड़ यूजर, उस टाइम पे इंस्टाग्राम में सिर्फ 13 एम्प्लॉयज थे जो उस पूरी ऐप को मैनेज करते थे। ऑब्वियसली फेसबुक के एक्वायर करने के बाद इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग अभी काम करते हैं, बट 300 मिलियन यूजर्स पर सिर्फ 13 एम्प्लॉयज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 13 एम्प्लॉयज कितना स्केलेबल प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ऑन दी अदर साइड, अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस, कोई भी धंधा कर रहे हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर रेस्टोरेंट, वहां पर अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू लाना है या फिर ज़्यादा कस्टमर लाने हैं, तो आपके ज़्यादा ऑपरेशन होंगे। क्योंकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा ऑपरेशन है, आपको ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से आपके जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और कम ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि बिजनेस कम प्रॉफिटेबल होगा और बहुत कम लेवल तक स्केल हो पाएगा, और उसमें ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज होते रहेंगे। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि पेटीएम और जोमैटो के पास भी तो इतने सारे ऑपरेशन हैं, उनके पास बीडीएम के लोग हैं जो रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करते हैं, बिजनेसेस को ऑनबोर्ड करते हैं, ये जो स्टार्टअप है वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल कैसे रेज कर पाते हैं। वेल, अगर आप पेटीएम के केस में देखेंगे, अगर पेटीएम कल को अपने सारे बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अपने एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन का काम करते हैं, बिजनेस को ऑनबोर्ड करते हैं, उन सबको अगर एक दिन के लिए हटा भी देता है तो पेटीएम के रेवेन्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम का जो पूरा प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। बट पेटीएम स्टिल इन सब बिजनेस एग्जीक्यूटिव को, लोगों को रखता है, क्योंकि वो अभी मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, बिजनेस को ऑनबोर्ड कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट फ्रॉम द कोर वो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस है, एंड सेम गोज विद जोमैटो एज वेल, क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उसके ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, बट एज सुन एज एक सिटी या फिर एक मेट्रो सिटी सैचुरेट होता जाता है, वो अपने जो बीडीएम वगैरह हैं उनको अलग अलग लोकेशन पर भेजते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे जो सिटीज़ हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। इन सिटीज़ के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जोमैटो, स्विगी, इन सभी प्लेटफॉर्म को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, तो वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में उन सबको भेज देंगे। तो ये तो हो गया पहला फैक्टर, स्केलेबिलिटी। इसका मतलब आपको एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो स्केलेबल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स तक, एक बहुत छोटी टीम के साथ, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो सके, और ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो सके ओवर टाइम, सो दैट आपके ग्रोस मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ सके लंबी ड्यूरेशन में। दूसरा फैक्टर आ जाता है टैम या फिर मार्केट साइज। नाउ टैम होता है आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट।
इसका मतलब कि आपके स्टार्टअप का या फिर बिजनेस का कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। नाउ टैम एक बहुत मिसलीडिंग वर्ड है, इसलिए मैं 2 नए वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। पहला है सैम, इसका मतलब सर्विस अवेलेबल मार्केट, दूसरा है सोम, सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट। एंड इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कवर का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मोबाइल कवर का। एंड लेट्स से मोबाइल कवर का अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे पहले आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली टाइम काफ़ी बड़ा होगा बिकॉज बहुत सारे स्मार्टफोन है दुनिया में और बहुत सारे मोबाइल कवर बनते हैं। ऑल्दो एक स्टार्टअप का आइडिया नहीं है, मैं जस्ट एक बिजनेस आइडिया को ले रहा हूँ मार्केट साइज कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है सैम। तो अगर आप मोबाइल कवर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हर ब्रांड के लिए मोबाइल कवर तो बनाएंगे नहीं। लेट्स से आप सिर्फ आईफोन के लिए मोबाइल कवर बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका सैम। एंड उसके बाद समझ लेते हैं सोम। सो ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल कवर बना रहे हैं वो भी आईफोन के लिए, तो आप पूरी दुनिया भर में तो बेचेंगे नहीं, आप सिर्फ लेट्स से इंडियन मार्केट में बेचते हैं। और इंडियन मार्केट के अंदर भी लेट्स से 5 से 6 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम आईफोन के मोबाइल कवर्स बनाते हैं। वेल, उस सिचुएशन में अगर आप लेट्स से 5% मार्केट शेयर ले पाते हैं इंडियन मार्केट से आईफोन के कवर का, वो हो गया आपका सोम। तो इसका मतलब जो ओवरऑल पूरी दुनिया का जो मोबाइल कवर का जो मार्केट साइज है वो हो गया आपका टैम। और क्योंकि आप सिर्फ आईफोन के लिए मोबाइल कवर बना रहे हैं और वो भी इंडिया के लिए, वो हो गया आपका सैम। और इंडियन मार्केट में जो आप मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं या फिर कैप्चर कर सकते हैं वो हो गया आपका सोम। नाउ जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये हमेशा टैम, सैम एंड सोम तीनों पर फोकस करते हैं। लेट्स से अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिजनेस बना रहे हैं जो कि काफ़ी इजीली स्केल हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर बनाने में आपको एक छोटी सी टीम चाहिए और उसी सॉफ्टवेयर को आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं बिना अपना ऑफिस ओपन किए। जबकि अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस बना रहे हैं जहां पर आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, शिपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, लॉजिस्टिक की, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो बिजनेस को स्केल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिजनेस बना रहे हैं, छोटी सी टीम है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और उसको दुनिया भर में आप बेच सकते हैं, वेल दैट्स अ रियली गुड एग्जाम्पल जहां पर टैम भी हाई है, सैम भी हाई है, सोम भी हाई है और जो वेंचर कैपिटलिस्ट या जो इन्वेस्टर होते हैं वो इजीली आपके स्टार्टअप में कैपिटल डाल सकते हैं। एंड इसी वजह से आपके ग्रॉस मार्जिन काफ़ी हाई होंगे, प्रॉफिट काफ़ी हाई होंगे। बट अगेन सोशल मीडिया या फिर सॉफ्टवेयर बिजनेसेस को बिल्ड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जबकि जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं वो थोड़े आसान होते हैं कंपेरेटिवली। तो वेल, इस फ्रेमवर्क का जो तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक धंधा है या फिर एक स्टार्टअप भी बन सकता है, वो है मल्टीप्लायर, जिसको मैं इजी लैंग्वेज में नेटवर्क इफेक्ट भी बोलूंगा। वेल, मैंने नेटवर्क इफेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है, आप उसको आई बटन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। एंड मैं नेटवर्क इफेक्ट को एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोगों को सिंप्लीफाई करता हूँ। आप व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि आपके दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आपके फैमिली मेंबर व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आपके स्कूल टीचर व्हाट्सएप के ऊपर हैं और मे भी शायद आपके कुछ ग्रुप बने होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। क्योंकि व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल नहीं है। व्हाट्सएप से अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगता है हाइक भी था, सिग्नल भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, टेलीग्राम भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बट आप व्हाट्सएप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप नेटवर्क इफेक्ट अचीव कर चुका है। इसको लॉक इन का नाम भी देते हैं कि आप एक ऐप के ऊपर लॉक इन हो गए हैं और आपको वही ऐप यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग भी वही ऐप यूज कर रहे हैं। सेम केस गोज विद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। नाउ अगर आप किसी भी नए मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि आप सबसे पहले प्लेयर हो, सो कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ताकि आप उस मार्केट के अंदर जाकर एक नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड कर सकें, सो कॉल्ड मोट क्रिएट कर सकें। वेल, मैंने मोट के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना दिया है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो कैसे आप अपने कंपटीशन को या फिर दूसरे स्टार्टअप को अपने मार्केट में आने से रोक सकते हैं मोट बिल्ड करके। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बट इन्वेस्टर का जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है कैपिटल डालने का, वो ये होता है कि आप उस मार्केट के अंदर जाएंगे, उस मार्केट को डोमिनेट करेंगे और नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड करेंगे ताकि नया जो कंपटीशन है या फिर नया जो स्टार्टअप है उस मार्केट के अंदर एंटर ना कर पाए और आप सिर्फ उस पूरे मार्केट को डोमिनेट करें। सेम गोज विद एवरी सिंगल स्टार्टअप। पेटीएम फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ आया था, उस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन भी हो गया था और उसकी वजह से पेटीएम ने काफ़ी सारी सर्विसेज बिल्ड करनी शुरू कर दी उसके आसपास, जैसे कि QR कोड स्कैनर, जितनी भी ये अलग अलग सर्विसेज होती हैं, फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट। उसके बाद साउंड बॉक्स पे बिल्ड किया। अभी पेटीएम POS के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंटर कर रहा है, सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पेटीएम ने काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर ली उस एक चीज़ के अराउंड एंड इसी को बोलते हैं आपकी बिजनेस मोट। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट के अराउंड इतनी सारी सर्विसेज बिल्ड कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो लॉग इन हो जाए सिर्फ आपकी ऐप के अंदर और वो सिर्फ आपकी ऐप को यूज़ करे लगभग हर चीज़ को करने के लिए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अदर ऐप्स जो कि आप जैसी ही काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो अनुपम मित्तल, जो कि एक शार्क टैंक के अंदर भी एक शार्क बनते हैं, उन्होंने ओला के अंदर सिर्फ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2013 में और वो 30 लाख रुपए आज लगभग
500 करोड़ रुपए के आसपास हुए होंगे। ऑब्वियसली जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो लगभग 100 या 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से सिर्फ एक या दो कंपनी होती हैं जो उनको 10x to 50x मल्टीप्लायर दे पाती हैं। इन शॉर्ट, अगर आप एक एंजल इन्वेस्टर हैं या फिर वीसी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो अगर आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 7 कंपनीज फेल हो जाएंगी, 3 कंपनीज में से 2 कंपनीज आपको डिसेंट रिटर्न देंगी, लगभग 2x to 5x, 2 से 5 गुना, बट जो एक कंपनी है वो आपको 20 गुना या फिर 50 गुना या फिर इनफैक्ट 100 गुना तक रिटर्न दे सकती है। तो वीसी जो है ये हमेशा आउटलायर का गेम होता है।